अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी, डिबेट विद शाहिद कुरैशी का आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आपने हमारे साहब का प्रोग्राम देखे जिसमें हमने तारीखी चिश्तियाँ बयान की। उसके बाद एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान जो ठट्ठा मकली कब्रिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर चिश्तियाँ का 411 एकड़ पर मोहित एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान। नाज़रीन, हमने अपने साहब का दोनों प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाएंगे जिसने इस पूरे कब्जा माफिया से इस कब्रिस्तान को वागजार करवाने के लिए अपना किरदार अदा किया। वो हस्ती आज हमारे साथ मौजूद है, मियाँ इमरान ढोडी साहब। ये चिश्तियाँ से एक लायर है, एक जिम्मेदार भी हैं और पिछले 12 साल से जो है ये फौजदारी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मियाँ साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। आपने शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम, मेहरबानी। मियाँ साहब, एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके तवज्जुह से हमारे तक आए थे, तो कौन सी ऐसी पोजीशन थी, कौन सी ऐसी बात थी जो आपके दिल में जो थी वो अटक गई और आपने इस एशिया के दूसरे बड़े कब्रिस्तान के केस को कोर्ट में लेके गए? कौन सी ऐसी बात दिल में उठी? देखें जी कुरैशी साहब, मैं इस शहर का बशिंदा हूँ और इस शहर से 14 किलोमीटर दूर इस शहर में वकालत के सिलसिले में आता हूँ। मेरा तहसील है मेरी। मैं सोचता था कि अगर इस कब्रिस्तान का कोई सबसे बड़ा गुनहगार है तो वो मैं हूँ, कि जो इसके लिए कोशिश कर सकता था और उसने आज तक कोशिश नहीं की। ये सोच के मैंने इस पे मैंने काम शुरू किया। मैंने एक पटिशन दायर की फौजदारी मुकदमे के इंदराज के लिए, जिसमें मैंने असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ और टीएमए और औकाफ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ साहब को फ्रीक रखा। उसमें जज साहब ने मुझे डायरेक्शन भी दी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की, एंटी करप्शन। मैंने एंटी करप्शन भी अप्रोच किया, वहाँ से डीसी साहब के पास ये फाइल चलती रही, लेकिन वहाँ ये माफिया है बहुत बड़ा और इस माफिया की वो जद हो गई। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ये कब्रिस्तान साफ़ होना चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, फाइल में मैंने देखा कि जिस तरह इदारों ने एक गफलत, एक लाचारगी का मुजाहरा किया, क्योंकि आपके तवज्जो से जो केस फाइल हुआ था उसमें जो हमने इदारों की रिपोर्ट्स देखी और पिछले वीलॉग में हमने बताया भी, तो आप क्या समझते हैं कि ये माशरा जो है जिसमें इदारे इस कदर अपना जो है साख खो बैठे और एक माफिया के आगे ढेर हो जाए, क्या ये इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान के मुताबिक नहीं? कुरैशी साहब, मैं बहुत हैरान हूँ कि ये इतना बड़ा पावरफुल माफिया है कि इनसे टकराने के लिए मुझे बहुत सारे अफसरान ने रोका कि आप इस काम में ना पड़ें। ये इतने, मैं हैरान हूँ। और ये चंद किस्म के लोग हैं जो मतलब ये कुछ माल मवेशी रखते थे, वो 2-4 एकड़ में आबाद हुए, वहाँ उन्हें बिजली के कनेक्शन, वाटर सप्लाई के कनेक्शन फराहम किए गए, और उसके बाद आज ये 2 मुरब्बे से ज़्यादा रकबे पर इन्होंने ये गाय वगैरह छोड़कर कब्रिस्तान की कब्रें ख़त्म कर दी हैं। और ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, कोई इनके खिलाफ एक्शन आज तक नहीं हो सका जितने अरसे से ये काबिज है। इनको मुतबादल जगह भी दे दी गई गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी ये जगह नहीं छोड़ रहे। अब ना तो इनके खिलाफ कोई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ना तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तक कुछ कोई भी इनके खिलाफ एक्शन लेने से कासर है। मियां साहब, 411 एकड़ पर मोहित ये एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है। जिस तरह ये लोग काबिज हुए बैठे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये स्ट्रांगली डिस्ट्रिक्ट बेस पे है या सूबे बेस पे ये पावरफुल है ये माफिया? सर, जब इनको बिजली के कनेक्शन फराम किए गए थे वो वजीर बिजली की तरफ से किए गए थे। इससे तो यही अंदाज़ा होता है कि इनकी पंजाब लेवल पे इनकी अप्रोच है कि जो, और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ जानवरों वाले इस पे काबिज नहीं है, इस पे कुछ और माफियाज भी हैं। जैसे औकाफ ने वहाँ से मट्टी बेच रहा है, शहरदार लोगों को वहाँ से मट्टी बेच रहा है, और फिर उस मट्टी के गढ़ों को फिल करने के लिए बल्दिया अपना शहर का सारा कूड़ा उसमें डाल रही है। और इस तरह ये, और उसके बाद शहर का जो भी तरक्याती काम होते हैं, उनके मिक्सचर सेट यूनिट लगाने, वो सब उसी में लगाए जाते हैं। और टिम्बर माफिया ने वहाँ तकरीबन 1 मुरब्बा से ज़्यादा टिम्बर माफिया ने कब्जा कर लिया है। तो सभी लोग, ये पूरा एक चेन है जो इस पे काबिज है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं कि ये पंजाब लेवल पे इनकी अप्रोच हैं। अच्छा ढूडी साहब, कहा यह जाता है कि इनके अगेंस्ट हाई कोर्ट से बाकायदा लाहौर बेंच बहावलपुर में जो बना हुआ है उसकी तरफ से एक डायरेक्शन आई थी, इसकी बाकायदा मशीनरी आई गई थी इसको खाली करवाने के लिए। तो एकदम से वो मशीनरी बड़े महीनों तक यहाँ पे खड़ी रही, फिर उसके जो है रोड़े अटकाने के लिए कुछ सियासतदानों ने अहम किरदार अदा किया। तो क्या आप समझते हैं कि वो सियासतदान रोज़े क़यामत खुदा को जवाबदेह होंगे? सर, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब ये मैंने केस लड़ रहा था तो इसमें एक रिपोर्ट भी आई थी औकाफ की तरफ से कि एक मकामी साहब थे जो उस वक्त एमपीए थे,
वो उन्होंने ये रुकवाया था, वो इनको इसको गिराने नहीं दे रहे थे। वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स की सूरत में सबूत पड़े हैं, नहीं मैं ज़बानी वो बात नहीं कर रहा। अभी बात ये है कुरैशी साहब के ये हाई कोर्ट ने वाकई ही इसमें डायरेक्शन पास की हुई है कि इनको यहाँ से बेदखल किया जाए। अब ये लोग अपनी कुछ जानवर जो पालते हैं उनमें कुछ अफसरान को गिफ्ट भी करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी, मेरा तो ख्याल है कि वो भी करना भी चाहे तो उनको कोई नहीं करने देगा। ये इतना बड़ा माफिया बन चुका है अब। रूडी साहब, ये कब्रिस्तान की या इस चिश्तिया की जो साबका तारीख है 7वीं सदी से ये शुरू हुई है। जब पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ था, बड़ी पुरानी तारीख है, उसमें जो है मुख्तलिफ भारत के जो इलाका जात से लोग उससे दरिया सतलुज पार करके लोगों को अपने प्यारों की तदफीन के लिए आते थे। अब इस कब्रिस्तान का तकद्दस पामाल हो रहा है। क्या इसमें आपने देखा होगा गधे फिरते हैं, कुत्ते फिर रहे हैं, जानवर फिर रहे हैं। इसका बेसिक जिम्मेदार महकमा औकाफ नहीं, उनको चाहिए कि अगर इसकी बाउंड्री लगा देते पहले दिन से तो ये इतने मामला क्रिएट ना होते कब्जा माफिया की तरफ से। सर इसमें ऐसे है कि जिस शख्स ने ये जगह वक्फ की थी उसने 2 मौजा, 4 फोड़वा और पुरानी चिश्तियाँ 2 मौजा जात थे जिनमें ये प्रॉपर्टी वक्फ की गई थी। उसका वक्फ का नोटिफिकेशन भी मेरे पास मौजूद है। उसमें उसने लिखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेव यार्ड के लिए है, कि यहाँ कब्रिस्तान के अलावा कोई चीज़ नहीं बन सकती, एनीथिंग एल्स। लेकिन औकाफ की भी हिस्सी देखें कि इसमें कमर्शियल मार्केट्स भी हैं, इसमें कॉलोनीज भी हैं, इसमें ये जिनसे ये ठेका लेते हैं, इसमें बल्कि ताज सरवर कॉलोनी और एक और कॉलोनी, ये 2 कॉलोनीज इन्होंने बनाई हुई हैं और इस पे मार्केट शॉप्स वगैरह बनवा दी हैं। वो सबसे ये औकाफ का किराया ले रहा है। अब औकाफ का तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। उनको वाल बाउंड्री से या किसी चीज़ से अगर वाल बाउंड्री करवाती है औकाफ तो उनका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा। इसलिए औकाफ इस चीज़ में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। रूडी साहब, आपके पूरे केस में आपने जो इसको जिस बंदे ने ये अपना रकबा जो था वक्फ किया था उसमें एक रिपोर्ट मेंशन थी जो आपने मेरे ख्याल एक अथॉरिटी पेश की थी। उस अथॉरिटी के मुताबिक जो जमीन वक्फ कर दी जाए वो दुनिया के किसी कानून के मुताबिक जो है सकनी में या उसको कब्जा माफिया यूज नहीं कर सकता। तो आप क्या समझते हैं कि बराह रास्त इस बहती गंगा में और भी अफसरान हाथ धोए हैं? सर बिल्कुल धोए हैं। ये जो लोग बैठे हैं ये ऐसे तो नहीं बैठे ना, ये तो वहाँ कब्जा करने के लिए भी आपको सिफारिश चाहिए और अफसरान को तो पैसा देना पड़ता है। ये हकीकत है हमारी, जो आप समझते हैं मुझसे बेहतर समझते हैं, आप साफ़ी हैं। लेकिन इसमें यह है कि इसको किसी ने भी माफ़ नहीं किया। जो लोग इस पे एक 10,000 की शॉप वाला था वो इस टाइम 1 कनाल की शॉप बना के इस पे बैठा है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो औकाफ की ये बहुत बड़ी इनकम का सोर्स है, जो करप्शन की इनकम है उसका ये सोर्स है, ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है अफसरान का। मियां साहब, आपके केस में कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दी गई एंटी करप्शन बहावल नगर को कि एज पर लॉ इस मामले को टेकअप करें, इंक्वायरी के साथ साथ जो इसमें मुलव्वस पाया गया उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो क्या मियां साहब एंटी करप्शन ने आपके साथ ताउन किया, कोई नोटिस आए, किसी पेशी पे गए आप? सर मैं वो ऐसे था कि जब जज साहब ने मुझे डायरेक्शन दी डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर को, तो मैं बहावलपुर गया, वहाँ मैंने जाके एफिडेविट दिया, अपनी एप्लीकेशन गुजारी, ऑर्डर साथ लगाया। जब वो बहावल नगर रेफर हुई डीसी ऑफिस के अंदर जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ, वो डीसी साहब के पास हेयरिंग्स होती थी, मैं जाता, कुछ हेयरिंग में उनकी तरफ से कोई पेश नहीं होता था। मैं को मुख्तलिफ हेयरिंग्स पे वहाँ गया, डीसी साहब के पास पेश भी हुआ, उनको रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसमें क्या किया। उसको एक दफ़ा बस वो मेरा जो केस था उसको कहीं डिस्पोज ऑफ किया और विदाउट एनी डायरेक्शन उसको डिस्पोज ऑफ करके फाइल दफ्तर दाखिल कर दी। मियां साहब, ये आपके सारे प्रोसेस में आप ये समझते हैं कि जो लोग, जो इदारे इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ हुकाम बाला को नोटिस लेके कार्रवाई करनी चाहिए? सर जो सियासतदान जिन्होंने यहाँ कब्जे करवाए थे, मैं तो कहता हूँ उनके खिलाफ भी करनी चाहिए, और इनकी पुश्त पनाही भी वो सियासतदान ही करते हैं जिन्होंने इनको बिजली लगवा कर दी थी, जो वजीर बिजली साहब थे। और जो मौजूदा MNAs हमारे MP हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा वोट इधर दर्ज करवाया हुआ है। बेसिकली ये लोग यहाँ से नहीं हैं, ये डेजर्ट से हैं, इनकी कॉलोनी 46 के पास इनको जगह अलाट हो चुकी है। ये उन वोटों के लालच में ये सियासतदान और ये अफसरान ये अपने गाय ऐसे गायें जो इनकी अच्छी नस्ल की होती हैं वो एज ए गिफ्ट जाते हैं, और उस चक्कर में ये लोग यहाँ बैठे हैं और इस यहाँ इन्होंने कब्जा किया। मेरे पास आए थे, मुझे ऑफर कराने लगे, शायद एक वकील है इसको खरीद लेंगे। मैंने तो उन्हें साफ कहा था कि भाई मैं ये काम सिर्फ अपनी राय आखिरत के लिए कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा इस कब्रिस्तान में कोई दफन नहीं है।
मैं तो यहाँ गुजरता हूँ और मुझे अफसोस होता है कि मुझे देख के दुख होता है कि जिसके साथ हो रहा है। और मैं आपके तवज्जो से कुरैशी साहब चिश्तिया के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कब्रिस्तान आपका है, कल आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि आपके किसी प्यारे की कब्र पे गए बैठ जाए और कब्र खत्म हो जाए, और आप अपनी खुद की कब्र पे गए खत्म कर सकती हैं। आप लोग इसके लिए कोशिश करो। मीर साहब, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है। एज ए मुस्लिम, मौत बर हक है, हर जी शऊर मुसलमान साहिब ईमान बंदे का ये अकीदा है कि मौत आनी है। बेशक। ठीक है, तो आप चिश्तिया की आवाम को इन कब्जा माफिया के अगेंस्ट और एशिया के इस दूसरे बड़े कब्रिस्तान जो इतना पुराना कब्रिस्तान है उसके हवाले से आपका क्या मैसेज है कि इस कब्जा माफिया के अगेंस्ट उनको क्या करना चाहिए, या एज ए सिटीजन वो अपना क्या रोल प्ले करें? कुरैशी साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरा इस कब्रिस्तान में कोई दफन नहीं है। मेरा कब्रबाई कब्रिस्तान मेरे गांव के पास है। मुझे यहाँ देख के दुख होता था कि इस कब्रिस्तान में कब्रें जो हमारी आखिरी आराम का है उसके साथ ये हो रहा है। तो शहरदार लोगों को तो ये भी पता है कि हमने इसी कब्रिस्तान में दफन होना, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ये कब्रिस्तान में दो वली अल्लाह, दो तीन वली औलिया की मिज़ार मौजूद है। ये हमारी खुशकिस्मती कि ये कब्रिस्तान अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। तो हमें इस कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। हमारी शॉप के आगे हम कूड़ा तो किसी को फेंक नहीं देते, और जो हमारा बाई घर है, जो हमारा आखिरी घर है, आखिरी आराम गाह है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा कूड़ा, और वो कब्रिस्तान की जगह ख़त्म हो चुकी है अब तकरीबन। वहाँ वही जगह है जहाँ कूड़ा है, वहाँ वही जगह है जहाँ टिम्बर माफिया है। अब या तो कूड़े के अंदर कब्र बनवा लें, ठीक है, या उसके खिलाफ कूड़ा उठवाने के खिलाफ और इस गायों वालों को और टिम्बर माफिया को और ये सब के खिलाफ शहर के लोगों को खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने अपनी कीमती राय, अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, ये थे वो महान हस्ती जिसका हमने आपको अपने साहब प्रोग्राम में जिक्र किया था कि आपको उनसे मिलवाएंगे। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? एज ए सिटीजन, एज ए शहरी, चूंकि मौत बर हक है, हर बंदे को आनी है, इस पर अपना कॉमेंट जरूर दीजिएगा। हमारे इस चैनल के तवज्जो से मुकाम बाला से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा चिश्तिया के अवाम पे रहम करें और कब्जा माफिया से इस 411 एकड़ पर मुहित एशिया के दूसरे बड़े कब्रिस्तान को जल्द अज जल्द खाली करवाया जाए ताकि लोग अपने प्यारों की तदफीन बगैर किसी रोक टोक के कर सके। नाज़रीन, अब तक के लिए अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को डिबेट विद शाहिद कुरैशी के इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। मिलेंगे फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए इशू के साथ। अल्लाह हाफिज।